नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश की सत्ता पर काबिज हुए नरेंद्र मोदी को 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसे बीजेपी के लिए स्वर्णिम काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने। बीते 8 सालों में पीएम मोदी ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिसके चलते उन्हें कभी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा तो कभी वाहवाही मिली। 3 कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई तो वे जीएसटी कानून को पास करवाना भी चुनौतीपूर्ण रहा। एक झटके में नोटबंदी का फैसला भी पीएम मोदी का बोल्ड स्टेप रहा, जिसकी वजह से वो विपक्ष के निशाने पर रहे। वह धारा 370 को हटाना हो, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने जैसे फैसले इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ गए। वह साथ ही देश में गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए लागू की गई योजनाओं के बारे में शिमला के रिज मैदान में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी, संबोधित किया। इस गरीब कल्याण सम्मेलन में पीएम मोदी ने देश के 10 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम आवास योजना हो, स्कॉलरशिप देना हो या फिर पेंशन योजनाएं, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने भ्रष्टाचार का स्कोप कम से कम कर दिया है। जिन समस्याओं को पहले परमानेंट मान लिया गया था, हम उसके परमानेंट सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र में 8 साल पूरे कर चुकी मोदी सरकार के लिए 2024 के देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतिक तैयारी और इन 2 सालों में 11 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। तो आज यूपी स्पेशल में चर्चा इसी मसले पर कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 8 साल में गरीबों के उत्थान के लिए कितने प्रयास किए गए, यूपी को उससे कितना लाभ मिला, कितने कामयाब इसमें हुए और कहां और ज्यादा सुधार की जरूरत नजर आती है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज गरीब कल्याण योजना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, वो भी शिमला के रिज मैदान से, वो क्या इशारा कर रहा है और इसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी संबोधित करना। वहीं इसके साथ उन्होंने किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर की और एक बात उन्होंने इस दौरान ये कही कि हमारा मकसद ये है कि चीजों में ट्रांसपेरेंसी आए, भ्रष्टाचार खत्म हो और इस प्रकार की कोशिशें हमने की हैं। पहले जिन चीजों को परमानेंट ये मान लिया जाता था कि इनमें सुधार होना नामुमकिन है, हम उनके समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन 8 सालों में कितने ऐसे प्रयास हुए हैं जिनका उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ मिला है और कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना इतना आसान नहीं रहा, वो भी चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो। 8 साल में गरीबों के उत्थान के लिए कितनी कोशिशें हुई, उन कोशिशों का असर क्या रहा, लेकिन साथ में यह भी एक बड़ी चुनौती रही है मोदी सरकार के सामने, पेट्रोल डीजल और बढ़ते गैस के दाम जो हैं, बढ़ती महंगाई, इसको लेकर भी सरकार अक्सर घिरती रही है। इन तमाम मसलों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। मेरे साथ अभी 2 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया भी मेरे साथ जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से असन सिंह मेरे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। दोनों का स्वागत है। पहले संजीव कपासिया, आपसे जरा बात मैं करना चाहूंगा, 8 साल कितने बेमिसाल मोदी सरकार के और गरीबों के उत्थान के लिए कितनी कोशिशें हुई, उन कोशिशों का अगर हम स्पेशली यूपी की सियासत पर असर देखें तो कितना आप देख पाते हैं? शमशेर, देखिए 8 साल जो मोदी के कार्यकाल के पूरे हुए हैं, उनकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होती है। मुजफ्फरनगर दंगे जब 2013 में उत्तर प्रदेश में हुए थे और पलायन का मुद्दा पूरे देश में बड़ी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। उसके बाद 2014 के जब लोकसभा चुनाव होते हैं, तब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बावजूद 73 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आना सबसे महत्वपूर्ण था और देश की सत्ता की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से काबिज किया, वो आज भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है शमशेर कि उत्तर प्रदेश उनके लिए 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज गरीब कल्याण सम्मेलन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में संवाद कर रहे थे, एक एक लाभार्थी से पूरी तरीके से
पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मुख्यमंत्री, मैं उस जब वार्ता वो कर रहे थे उस समय मैं मौजूद था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थी से पूछ रहे थे कि आपके खाते में कितने पैसे आए, शौचालय के पैसे आपको मिले, आपसे किसी ने घूस तो नहीं ली, आपका पति, यहाँ तक कि हल्के माहौल में मुख्यमंत्री ने यह भी एक महिला लाभार्थी से पूछा शमशेर कि आपके पति सरकारी जो मदद मिलती है उसकी शराब तो नहीं पी लेते हैं, यानी बचत होती है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश में अब 80 लोकसभा सीटों पर जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। और नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बनारस से वो लगातार दूसरी बार सांसद हैं और उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी का लगाव बेहद अलग है, क्योंकि अयोध्या, काशी, मथुरा, ये जो मुद्दे पूरे देश में उछलते हैं ये उत्तर प्रदेश से इनकी शुरुआत होती है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश बेहद खास है शमशेर। बिल्कुल बेहद खास उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी के लिए रहने वाला है, और क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर हम चर्चा आज कर रहे हैं। कपीस श्रीवास्तव मेरे साथ सपा प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। एक छोटा सवाल मेरा सन सिंह साहब आपसे रहेगा, 8 साल कितने बेमिसाल रहे हैं, और दूसरा यूपी की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को किस नजर से आप लोग देखते हैं, कितना योगदान उनकी तरफ से दिया गया, क्योंकि गरीबों के कल्याण को लेकर लगातार सरकार का फोकस रहा है, और जिस तरह से गरीबों के उत्थान के लिए प्रयास होने चाहिए उनमें कितने कामयाबी आप लोगों को मिलती हुई दिखी है इन 8 सालों में? देखिए, 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 2017 तक बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रहती है, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है। ढेर सारी योजनाएं केंद्र के द्वारा जब राज्य को दी जाती है उसके बाद भी राज्य सरकार उसको अपनाने से मुकर जाती है, और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, तब से डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया, निश्चित तौर पे उस कार्य के बदौलत ही 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37 साल बाद एक रिकॉर्ड बढ़त मिलते हुए जिसकी सरकार थी पुनः उसकी ही सरकार बनी। जब कुछ योजनाओं का जिक्र मैं इसमें करूंगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान लेकर जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लेकर आई तो तमाम विरोधी पार्टी उसका हंसी करते थे कि इस तरह की योजनाओं का कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन आप देखिए 10 करोड़, पूरे देश में 10 करोड़ शौचालय बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ था। आप तमाम ऐसे गरीब बस्तियों में चले जाइए जहां पे झुग्गी झोपड़ी होती थी और पक्के मकान नहीं होते थे। जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उस समय भी लगता था कि इन छोटी छोटी योजनाओं से क्या होगा। आज गांव, गरीब, महिला कल्याण, किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से जिस तरह से किसानों के कल्याण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, यह सराहनीय कार्य है और पूरे देश और प्रदेश में इसकी चर्चा होती है। पहले ऐसा माना जाता था कि सरकार के द्वारा जो पैसे भेजे जाते थे के लिए तमाम लंबी फहरिस्त है। सिंह साहब, आपके पास गिनाने के लिए लंबी फहरिस्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी के 8 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 6 साल, इसमें महंगाई कहाँ पहुंची है, ग्रामीण विकास पे कहाँ बात हुई है, कोरोना काल 2 साल रहा, आपने कितनी जो भयानक तस्वीरें देखी, लोग 500-700 किलोमीटर पैदल अपने घर पहुंचे हैं कोरोना काल में, और कोरोना काल में जो त्रासदी उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने झेली है, इसके बारे में कुछ बताइए सिंह साहब। देखिए संजीव जी, ये जो महामारी थी वो केवल भारत में नहीं थी, दुनिया में थी, और दुनिया में तमाम जिन भी देशों में थी, पक्ष और विपक्ष सबने मिलके खुले मन से समर्थन किया और उस सहयोग के कारण उस बीमारी पे जीत पाई गई। यहाँ तो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार का विरोध तमाम पार्टियां करती रही, उसके बाद भी स्वनिर्मित वैक्सीन, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं थी, वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन के द्वारा उस पर विजय प्राप्त किया गया। रही बात पैदल चलने की, सरकार के द्वारा आप देखे होंगे हर जगह जितनी सुविधा देने की चीजें थी वो सब कुछ किया गया। महामारी ऐसी थी, आपातकाल ऐसा था, कभी उन परिस्थितियों से देश गुजरा नहीं था संजीव जी। यह पहली बार ऐसी महामारी आई थी। आप देखे होंगे जब दूसरी बार कोरोना की लहर आती है उस तरह की बात नहीं होती है, और तीसरी बार जब वो लहर आती है रोजगार धंधे भी नहीं बंद होते हैं, सड़क पे भी लोग सफर कर रहे होते हैं, और हमारे पास वो सारी सुविधाएं होती है। सपा प्रवक्ता के पास जाना चाहिए और कपीश जी से लेना चाहेंगे। कपीश श्रीवास्तव जी, वो अभी पूरी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और आरोप सीधे सपा पर लगा है कि केंद्र में जब मोदी सरकार थी 2014 के बाद 3 साल केंद्र की योजनाओं को
जब उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारने की बारी आई तो उनको इग्नोर वो लोग करते रहे, लेकिन जब से फिर योगी सरकार आई तो उनको हम धरातल पर उतारने में कामयाब हो पाए। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया और उन 8 सालों में कहां देखते हैं आप यूपी के जनता? शमशेर, इसमें एडिशनल सवाल मेरा ये भी है जी शमशेर, बोलिए। शमशेर जी, एक सवाल एडिशनल इसमें यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि अखिलेश यादव उनको रिसीव करने एयरपोर्ट तो जाते थे, लेकिन फिर कहीं छिप जाते थे। जो उनका वोटर बैंक है वो कहीं नाराज ना हो जाए। केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। ये आरोप भी इनके ऊपर है। जी कपीश जी। आवाज नहीं आ पा रही। तत्कालिक जी सर, बोलिए बोलिए सर। तत्कालिक मुख्यमंत्री होने के नाते जो प्रोटोकॉल था वो कोई भी मुख्यमंत्री देता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्रधानमंत्री के प्रति जो है एक मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल देना होता है, वो उन्होंने हमेशा दिया और कहीं छिपने की बात नहीं है। छिपते वो लोग हैं जो सामने विकास के कार्यों को अपने सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। दूसरी चीज, रतन सिंह साहब ने जो बातें हमारे ऊपर आरोप में कही कि ये केंद्र की उन नीतियों का पालन नहीं करते, कौन सी केंद्र की नीति थी जिसको हम नहीं लागू करना चाहते? तो सबसे बड़ी चीज ये खाली कह करके निकल जाना, वो एक अलग की बात है। अब दूसरी तीसरी चीज जिस पर आपका डिबेट है कि पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार और उनका रिपोर्ट कार्ड, देखिए जो 8 वर्ष की सरकार के लिए है, ये सेल्फ डिजास्टर 8 ईयर्स की सरकार रही। इन्होंने स्वयं एक डिजास्टर किया पूरे देश के अंदर, चाहे वो नोटबंदी हो जिसमें कि 12 करोड़ लोगों की जो है वो नौकरियां चली गई और 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गई पूरे देश के अंदर, कंपनियां बंद हो गई। आपको इसके साथ ही देखा होगा कि कोई लाभ भी नहीं हुआ, काला धन वापस नहीं आया। स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट डबल हो गए इंडियंस के, ये आपके सामने रिपोर्ट है। 100 दिन के अंदर ये काला धन वापस ला रहे थे। इन्होंने कहा था कि नकली नोट आने बंद हो जाएंगे। आप आज की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, 54% जो है वो 2000 के नोट फर्जी आ चुके हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट नहीं है। आतंकवाद जहां पर था वहीं पर खड़ा है। आतंकवादी घटनाएं एकदम नहीं हो रही हो ना, ये तो नहीं हुआ, पुलवामा भी हुआ, उरी भी हुआ और तमाम मुसलसल अभी परसों घाटी के अंदर शहादत देनी पड़ी। तो मैं तो बहुत सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि जो भी नोटबंदी का इनका विकल्प था वो कुछ भी सामने नहीं आया और सारे के सारे पैसे आ गए। तो आपका फायदा क्या हुआ नोटबंदी करने से? नुकसान हुआ। वो डिजास्टर था जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि सिर्फ 50 दिन हमें भारत के लोग दे दें, हम एक नया भारत दे देंगे। क्या नया भारत दिया? -23 की आपने जीडीपी दे दी, यही एक नया भारत है। कौन ठेला वाला माल में जो है वो अपनी शॉप खोल लिया है? और दूसरी बात कहते हैं जीएसटी को जिस तरीके से गलत तरीके से 32 बार यू टर्न की सरकार, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने 32 बार यू टर्न किया है और अभी भी करते मुतवातिर चली जा रही है। अभी भी जीएसटी को सरकार समझ नहीं सकी है, ना अपने व्यापारियों को समझा सकी है, ना हमारे जैसे एडवोकेट्स को समझा चुकी है। जो व्यापारियों का आपने कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन आप शायद ये बातें जनता को समझाने में कामयाब नहीं हुए। ये एक बड़ा कांड रहा। ये बीजेपी चीजों को समझा पाने में कामयाब रही जैसे भी करके, लेकिन सत्ता पर फिर से काबिज हो गई। तमाम मसले जो आप उठा रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त नावेद शिको भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। शिको साहब, बहुत स्वागत है आपका। और आज चर्चा हम कर रहे हैं 8 साल के कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की 8 साल की चुनौतियां क्या रही और उन चुनौतियों पर पार पाने में कितना कामयाब जो है भारतीय जनता पार्टी हो पाए, खुद प्रधानमंत्री हो पाए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर इसको कनेक्ट करके देखें तो 2024 में क्या असर दिखाने वाला है ये सब? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जनता के बीच बना हुआ है। और अगर नहीं बना हुआ होता तो उत्तर प्रदेश जैसे कई सूबों में, बड़े सूबों में भाजपा को जनता ने जिताया विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा लोकसभा में दोबारा अगर कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है तो जनमत का सम्मान होने के साथ में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार से संतुष्ट और खुश रही है। वो बात अलग है कि तमाम नकारात्मक पहलू भी है, कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना हुआ है, नरेंद्र मोदी के ऊपर बना हुआ है। ये बात जरूर है कि चुनौतियां भी बहुत सारी रही। कोरोना का जिक्र हो रहा था, एक बहुत बड़ी महामारी जिससे पूरी दुनिया आहत रही और परेशान रही और कंगाली का दौर रहा कई देशों में। भारत पर भी इसका असर रहा और भारत ने भी कई मायनों में नाकामी भी हासिल हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल का था कहीं ना कहीं वो
सामने आया कि कमजोर था। कहीं ना कहीं कोरोना में लड़ने में हम सफल भी हुए, लेकिन नाकामियों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमारे भारत में मौतें हुई उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वैक्सीन का इंतजाम कम नावेद भाई, यदि हम पिछले 8 साल का विश्लेषण करेंगे तो हमें धार्मिक दृष्टि से जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर भी बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर फैसला आया और आज वहां भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, इसके अलावा काशी का जो मामला है ज्ञान बापी का, वो शुरू हो गया है। आवाज शायद आपकी नहीं प्रदेश पहुंच के पा रही है। विकास को चाहे चित्रकूट हो किसके लिए से डेवलप किया गया, चोरी चोरा से लेकर संजीव जो कपासिया स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे उनका सम्मान किया गया। संजीव, मुझे लगता है नावेद शिको तक शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। नावेद जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप संजीव कपासिया की? आर्थिक नीति कहीं ना कहीं कई मायने में चरमराती नजर आ रही है। उसके तमाम सरकारों के मुझे लगता है एक बार दोबारा से उनसे बात करने की नावेद जरूरत जी को है। चरमराएगी आवाज। एसएन सिंह के पास चलते हैं। नावेद जी को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करें, उनकी आवाज हम तक जरूर पहुंच पा रही, लेकिन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एसएन सिंह जी से बात हम करना चाहेंगे। जी संजीव। एसएन सिंह साहब, यदि हम बात करें पिछले 8 साल के कार्यकाल की, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो प्रदेश को जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किया गया, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो अयोध्या हो, इन सब का जो डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगते रहे हैं शमशेर कि ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर बन रहा है, ये एक जो इनके ऊपर आरोप लगता था वो दूर हुआ है। इसके अलावा जो हिंदू धार्मिक संस्कृति के लिहाज से देश में हमारा इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन काम किया है। चाहे वो कोई भी मामला हो, उसमें उसको एसएन सिंह साहब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक और ऐड कर लीजिए इसमें, धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास के द्वारा ही सॉल्व हो पाया, ये भी एक उपलब्धि रही जिसको कपिल श्रीवास्तव साहब नहीं चाहते थे। दूसरी बात है कि राम जन्मभूमि का मामला बेशक कोर्ट के माध्यम से ही हल किया गया, लेकिन उसकी लड़ाई शुरू से हम लड़ते रहे। और काशी का जिस तरह से विकास हुआ है, आप जाकर देखेंगे कि आज किस तरह से दिव्य काशी और भव्य काशी दिख रही है। आज की काशी को आप देखेंगे और पहले के काशी को देखेंगे, दोनों में कितना बदलाव हुआ है। यह भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की विचारधारा है, आज उसका विकास हुआ है। कई बार कुंभ में जाने से लोगों को डर लगता था संजीव जी, और काशी और मथुरा के बगल से गुजरने में सरकारें गिर जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ। आज मथुरा का भी विकास हो रहा है, काशी का भी विकास हो रहा है, और जो कुछ भी बचा कुछ विकास है इसी 2024 के पहले भी उसको पूरा कर लिया जाएगा, ताकि जो लोग हमसे सवाल पूछते थे कि भाई मथुरा काशी तो केवल आप चुनाव के समय में कहते हैं, उनका ये पूछना बंद हो जाए। लेकिन एसएन सिंह साहब, आप पर आरोप ये भी लगते रहे कि आप पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि आप लोग एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, और उसी के चलते यूपी के सियासत पर आप लोगों को जो है काबिज होने के लिए प्रयास आपके रहते हैं, और उसी का परिणाम कहने के विपक्ष जो है वो देखता है कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इसका सीधा सीधा असर यही है। देखिए, हम तो सभी धर्मों के लिए कार्य करते हैं। 5 साल से हमारी सरकार थी और केंद्र में भी हमारी सरकार है। कोई ऐसी योजना बता दीजिए जो हम एक धर्म को लेकर आए, जबकि पहले की ढेर सारी सरकारों की आप सुने होंगे कि ये योजना इस धर्म के लिए है, ये इस जाति के नाम से है। इस तरह की कोई योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आती है। हम ये काम जरूर करते हैं कि दूसरे के धर्म की रक्षा के साथ अपने धर्म की रक्षा की भी बात करते हैं। बहुत जरूरी है। बिल्कुल कपीश जी, सिंह साहब, ठीक है, आपकी बात हो गई। कपीश जी, आपको ये जो डेवलपमेंट है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, ये दिखाई क्यों नहीं देता भाई? आपको कौन सा चश्मा है आपके पास? कपासिया जी, एक मुझे आज बड़ा आनंद की फीलिंग हुई, वो ये कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को बता रहे थे और शायद उनको रास्ता सुझा रहे थे, तो आप प्रश्न कर रहे थे या तारीफ कर रहे थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बन रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के फंड से नहीं बन रहा। ना भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मसला जीता है।
29 साल से जिसके नाम पर इन्होंने वोटों की राजनीति की, ध्रुवीकरण किया, आज वो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पे बन रहा। तो आडवाणी जी रथ यात्रा क्यों निकाले थे और क्यों डिमोलिश किया गया था विवादित स्थल को, जिसको कि क्रिमिनल एक्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में? ये उनके मुंह पे तमाचा था जिन्होंने गिराया। और मैं सबसे बड़ी बात ये बात कहना चाहता हूं कि कब हमारी काशी जो है वो धार्मिक पर्यटन केंद्र नहीं रही, कब वहां पर पर्यटन नहीं आता रहा, कब चित्रकूट में पर्यटन नहीं आता रहा। सैकड़ों मंदिरों को नुकसान किया आपने, प्रतिस्थापित नहीं किया है, तोड़ दिया आप, तोड़ के आप एक कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें 5 मंदिर तो उनके बगल में होते थे। आप वो भी जो आज नहीं की है। जनता है कपीस जी, और मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है भाई? सुन लें कपासिया कपीस जी, साहब, आप कपीस नहीं जी। प्रवक्ता हैं, वो दे लेंगे जवाब। आपने प्रश्न किया, अब उत्तर लेना सीखिए। नहीं अब मैं प्रवक्ता दूसरी नहीं, चीज कह रहा हूं। हम उनसे सवाल अरे भी भाई, पूछते सुन हैं, तो यदि लें, कोरोना सुन तो पे लें, कोई बात सुन तो हुई लें। है। अरे भाई, सरकार से प्रश्न हाँ, किया जाता है, आप तो सरकार की बड़ाई कर रहे हो बैठ के। आप सरकार से प्रश्न कर सरकार लीजिएगा। से हमने अगर प्रश्न सरकार किया है, को आप देखिए, इसी डिबेट में अगर थे, सरकार हमने कोरोना अच्छा को लेकर कार्य प्रश्न करेगी, किया निश्चित तौर पे कपीस जी। विपक्ष को भी उसकी गलत बड़ाई बात है, करनी आप चाहिए। प्रवक्ता का आरोप इतना लगा अच्छा रहे हैं। देखिए पर्यटन मुझसे आदरणीय पूछिए ना, मैं वाजपेयी तो जी आपको किस बता तरह रहा हूँ से पर्यटन की तारीफ रिपोर्ट। करते हैं इंदिरा मैं गांधी इनको का। आप पर्यटन अखिलेश की यादव को जो समझाइए ना ये है, बात। लेकिन जब अखिलेश मैं यादव दूसरे ज्ञानवापी पे करना कौन सा चाहता स्टैंड हूं, लेते हैं? तो आप कपीस दोनों ही जी, हमें नहीं बोलने आप दोगे। लगातार मैं तो 2014 सिर्फ के ये बाद कह रहा हूं कितने चुनाव कपासिया हारे भाई, हैं? कपीस जी, कपासिया भाई, मैं भारतीय चुनाव जनता हारा पार्टी इसीलिए ने नहीं विपक्ष में हूँ बनवाया, लेकिन और भारतीय दूसरी बात जनता बता पार्टी दूं, तो किसी के लड़ाई रहम लड़ करम रही पे थी। नहीं हूँ। और हम भारतीय लोगों ने जनता पहले पार्टी से से ही 3 कपीस सीट बढ़ाई है, श्रीवास्तव सवाल 13% का पूछते मत थे। शेयर बढ़ाया है। भारतीय लेकिन जनता दूसरी चीज पार्टी सुन से ही लीजिए, पूछा जाता था कि योगी राम जन्मभूमि आदित्यनाथ की जी कब महाराज बनेगी। जो संवैधानिक ठीक है, पद पर मैं बैठे हुए हैं, नावेद शिको के पास जाना उन्होंने चाहूंगा। कहा कि चर्चा को थोड़ा सा कि एक और काशी जो है ठीक है, अंगड़ाई ले रही है। नावेद शिको साहब, सारी आप तीर्थस्थान जब भी अंगड़ाई कभी लेंगे। धर्म देखिए, की सियासत की बात होती है, एक मिनट, दोनों को थोड़ा सा कम करिए। एसएन सिंह को भी कम कर दीजिए आवाज को, कपीस जी की आवाज को थोड़ा सा कम कर दे। नावेद शिको जी के पास जाना चाहूंगा। नावेद शिको साहब, ये सवाल मेरा आपसे है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, धर्म को लेकर बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो एक खास विशेष धर्म की सियासत करती है, लेकिन अगर इसी मसले पर दूसरी पार्टियों से बात की जाती है तो यह सवाल भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म विशेष की राजनीति करते हुए आगे नहीं बढ़ी, बल्कि आप लोगों की तरफ से जो कदम उठाए गए वही आपके लिए घातक बन गए। ये चीजें कितना, क्योंकि जब भी कभी मंदिर का मस्जिद का मसला सामने आता है तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा के नेता हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों के, वो कुछ बयान ऐसा दे देते हैं वो उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। और धर्म की राजनीति का जो आरोप है, धर्म और जाति की राजनीति का कलंक उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से रहा है, लेकिन कोई किसी पे आरोप नहीं लगा सकता। खासतौर से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर जब इस तरह के आरोप लगाती है तो इतिहास में जाने की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी का अगर उदय उनके हिसाब से अगर धर्म की राजनीति में हुआ है तो समाजवादी पार्टी का विकास भी धर्म की राजनीति से ही हुआ है। इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप 92 के बाद अगर देखिए तो इतिहास यही बताता है कि जिस वक्त ध्रुवीकरण हुआ और धर्म की राजनीति चरम पर थी, नफरत का माहौल बना, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, तो उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ तो समाजवादी पार्टी ने भी कई बार सरकारें बनाई। इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा होता है उसको हवा देने वाली समाजवादी पार्टी भी होती है और ओवैसी जैसे लोग भी होते हैं। कई लोग जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वो इस तरह के कुछ बयान दे देते हैं, जैसे अखिलेश यादव जी का भी एक बयान जो था एक पत्थर को लेकर और आस्था को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी जो है एक हिंदू समाज है उसको आहत पहुंचाने वाला था। और कहीं ना कहीं वो चरमपंथी जो मुस्लिम समुदाय है या चरमपंथी जो हिंदू समुदाय है उसके बीच में कहीं ना कहीं दीवार खड़ी करना और ध्रुवीकरण करना, ये राजनीतिक फायदा सिर्फ एक पार्टी नहीं उठाती है। ये बात कह सकते हैं, ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस तरह के बयान कई बार ऐसे आते हैं जो विवादित होते हैं और धर्म की राजनीति को हवा देते हैं, तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि समाजवादी पार्टी में तमाम इस तरह के बयान आते हैं, चाहे वो जिन्ना का बयान हो जो पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष ने दिया था, जिसको लेकर काफी लोगों में आक्रोश था और जिन्ना को महामंडित किया गया था। तो ये कम से कम सवाल जरूर उठाए विपक्षी दल, भाजपा पे आरोप जरूर लगाए, उसका अधिकार है, लेकिन अपने गिरेबान में भी मुंह डालना चाहिए। ठीक है, कपीस जी छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, शिको साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता।
इसलिए नहीं करता कि ध्रुवीकरण 80 और 20 का नहीं होता है, 80 और 20 का नहीं होता है। आखिरकार किसकी बात से बस सीधी बात कह रहा हूँ, इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। हमने सभी को एक समान समझा, हमने एक ध्रुवीकरण के लिए 80% की जनता को नहीं चुना, इसलिए आप हम पर आक्षेपने लगाते। हाँ, एक चीज जरूर है, अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा है तमाम अखिलेश यादव जी का नाम लेके कि पत्थर को उन्होंने कह दिया कि रख दो तो मंदिर हो जाता है, ये हमारे भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है, एक सनातनी परंपरा का हिस्सा है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ये एकदम इस्टेब्लिश ट्रुथ है। हम पीपल की भी पेड़ करते पूजा करते हैं, पीपल के नीचे अगर हम कोई शिवलिंग के टाइप में अगर पत्थर स्थापित करते हैं हम उसकी भी पूजा करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खुद करता हूँ, मैंने खुद अपने तुलसी जी में रखा है। के हिसाब से ये आस्था का विषय है आप और ये आलोचना आस्था के का विषय हिसाब है। से कहेंगे। और मैं कपीस जी, चीज कह रहा हूं, कपीस जी, अगर कपीस जी चुनावों से पहले जिन्ना का नाम कौन लेता है ये बताइए ना आप। भाई यदि अखिलेश यादव ध्रुवीकरण नहीं करना चाहते चुनावों में तो 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले जिन्ना का जिक्र क्यों करते हैं अपने बात में, अपने भाषण में? अगर कोई हिंदू निराकार ब्रह्म की उपासना करता है तो क्या वो मुस्लिम हो गया? आप कहेंगे वो मुस्लिम हो गया? यूपी के सियासत में धार्मिक जो एंगल आता है, जब भी आता है तो उसका नफा नुकसान राजनीतिक पार्टियों को होता है। अभी हालांकि इसके एडवांटेज की बात आती है, इसके बेनिफिट की बात आती है, तो इस वक्त नजर बीजेपी के पाले में गेंद जाती दिख रही है। जो हम देखा 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में जो परिस्थितियां बनी, उसका फायदा बीजेपी को हुआ, चाहे बुलडोजर की बात आई हो या फिर 80 बनाम 20 की बात आई हो। अब इसमें दूसरी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं घिर जाती हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, तो उस बोलने का खामियाजा ये होता है कि एक पक्ष जो है जिसकी बहुसंख्या है वो नाराज हो जाता है, उसका खामियाजा फिर दूसरी पार्टियों को भोगना पड़ता है। अब इन 8 सालों में कई बार ऐसा देखा भी गया, केंद्र में मोदी सरकार बनी, बहुत बार ऐसा हुआ डायरेक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को छोड़ती नहीं है और उस पूरे घटनाक्रम में चक्रव्यूह में दूसरी पार्टियां फंस जाती हैं। अब इसी प्रकार से ये जो 8 साल का कार्यकाल रहा और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मंदिर मस्जिद का विवाद एक बार फिर से जो है गहरा गया है, आने वाले दिनों में कितना ज्यादा ये उभरेगा, उसका नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, ये 24 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और इस बीच 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने, उन विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी इस प्रकार के मसलों को कौन सा एंगल देकर किस तरीके से ले जाकर जनता के बीच में रखती है और उसका कितना फायदा ले पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सभी बहनों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल इस कार्यक्रम में भी मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।